नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, आज हम साहित्य के बारे में जानेंगे, गुप्त काल के साहित्य के बारे में। पिछली वीडियो भी हमने साहित्य के ऊपर ही बनाई है जो कि गुप्त काल से संबंधित है, और ये वाली वीडियो भी साहित्य से ही संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर पिछली वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि पेपरों में सबसे ज्यादा साहित्य से संबंधित उनके लेखकों, विद्वानों यानी लेखक विद्वान और उनकी पुस्तकों यानी ग्रंथों से बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। गुप्त काल साहित्य टॉपिक 2, गुप्त काल का साहित्य का टॉपिक 2। ठीक है, इसमें क्या है, देखो अमरकोश हम जानेंगे, अमरकोश के बारे में। अमरकोश क्या है, ये अमर सिंह जी की रचना है, और अमर सिंह जी किससे संबंधित हैं, तो वो गुप्त काल से संबंधित हैं। तो हमें क्या मालूम चल गया, उदाहरण के लिए इसी छोटे स्तर पर शुरू करते ही मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन देता हूं कि अमरकोश किसकी रचना है, या अमर सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की। ठीक है, गुप्त काल से संबंधित कौन से ग्रंथ को शब्दकोश के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपरों में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये छोटा सा उदाहरण था, और इस वीडियो के माध्यम से हम उनके बारे में जानेंगे। तो क्या है, अमरकोश अमर सिंह जी की रचना है, और इसमें क्या, ये क्या है, चंद्रगुप्त जी के समय का शब्दकोश। क्या है, चंद्रगुप्त जी के समय का शब्दकोश है। अब चंद्रगुप्त जी शासक हैं और गुप्त है, तो क्या है, गुप्त काल से संबंधित। नंबर 1, इसमें इसके अंतर्गत ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि पेपरों में ज्यादातर पूछी जाती हैं। अब उनके बारे में जान लेते हैं कि हमें इस ग्रंथ से क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, भूमि के प्रकार। जो अमरकोश है उसमें गुप्त काल से संबंधित भूमि के प्रकार और कृषि पद्धति की, कृषि पद्धति यानी कृषि को किस प्रकार से उस समय किया जाता था, उसकी उत्तम जानकारी है, उसकी उत्तम जानकारी है। तो ये क्या है, ये गुप्त काल से साहित्य से संबंधित है, और अमर सिंह जी के जो ग्रंथ है अमरकोश, उसके अंतर्गत ये उस ग्रंथ की विशेषता है। इससे ही संबंधित पेपर में केवल इस ग्रंथ से केवल इतना ही पूछा जा सकता है। ठीक है, बातें करते हैं षड दर्शन या न्याय, क्योंकि ये गुप्त काल से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि गुप्त काल में न्याय दर्शन को किस प्रकार से देखा जाता था। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे साहित्य बने जिनसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये गुप्त काल से ही संबंधित जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि क्वेश्चन में इनके अंतर्गत ऐसे कौन कौन से वाक्य थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में जानते हैं। देखो, षड दर्शन जो कि गुप्त काल में शुरू हुआ, क्योंकि गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई, सबसे ज्यादा साहित्य के विकास, सबसे ज्यादा मूर्ति का, सबसे ज्यादा मूर्ति स्पष्ट कला का, चित्रकला का, या फिर ग्रंथों का, ठीक है, और विद्वानों का, विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास सबसे ज्यादा गुप्त काल में ही हुआ था। तो इसलिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन गुप्त काल से, विद्वानों से संबंधित, उनके काव्यों से संबंधित, उनके नाटकों से संबंधित पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से उनके बारे में जानेंगे। ये जो जानकारी है साहित्य से संबंधित जानकारी है, और बाकी की जो जानकारियां हैं वो हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। क्योंकि एक साथ अगर सारी जानकारियां दे दी जाएं तो छात्र जो हैं, जो मेरे प्यारे साथी हैं, वो थोड़ा सा परेशान ना हो कि यार ये तो एक तरीके से बस इन्होंने सब मिक्स कर दिया। इसलिए मैं केवल वही जानकारी वीडियो के माध्यम से दूंगा कि अगर मैं साहित्य के बारे में जानकारी दे रहा हूं तो केवल साहित्य से संबंधित, अगर मूर्ति कला के संबंधित कोई जानकारी दूंगा तो वो मूर्ति कला से संबंधित, कि गुप्त काल से कौन कौन से ऐसे शासक थे, उनके समय में कौन कौन सी मूर्तियों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से वो शैली का विकास हुआ। ठीक है, मैं इसी तरीके से जानकारी अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। इसमें षड दर्शन या न्याय दर्शन, ये क्या है, एक तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र। अब देखो, इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है गुप्तों से संबंधित कि भाई आखिर ये न्याय दर्शन है क्या। तो ये जो न्याय दर्शन है, ये है तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र। प्रमाण यानी किसी भी चीज को प्रमाण करना,
तर्क यानी कि एक तरीके से अनुमान पे, इस पे क्या अधिक, तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र पर अधिक जोर दिया गया है। किस पर? न्याय दर्शन के अंतर्गत। इसके रचयिता कौन है? गौतम जी को दूसरा केस है अक्षपाद। गौतम रचयिता है, गौतम और अक्षपाद। इनके द्वारा रचित क्या है? इनके द्वारा रचित है न्याय सूत्र, यानी कि न्याय दर्शन के अंतर्गत। न्याय दर्शन का जो प्रमाण है वो क्या है कि न्याय दर्शन का जो आधार है वो क्या है? तर्कशास्त्र पर है और प्रमाण शास्त्र पर अधिक जोर देता है। लेकिन इसके रचयिता है गौतम, जिनको अक्षपाद कहते हैं। और इनकी जो द्वारा रचा गया एक और मूल ग्रंथ है इससे संबंधित, वो है न्याय सूत्र। इसमें क्या है? दर्शन का मूल आधार। भैया ये किस आधार पर बना हुआ है न्याय सूत्र? दर्शन का मूल आधार पर ये बना हुआ है। और इसमें क्या है? इसी के अंतर्गत गंगेश उपाध्याय जी की क्या है? तत्व चिंतामणि। ये तो हो गया पुराना न्याय सूत्र। इसी के आधार पर गंगेश उपाध्याय जी ने भी एक तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी, या उसे आप ग्रंथ भी मान सकते हैं, पुस्तक लिखी है। इसमें क्या है? नव्य न्याय की शुरुआत, यानी नए न्याय की शुरुआत कौन करते हैं? तत्व चिंतामणि से। कौन है? गंगेश उपाध्याय। भाई ये है न्याय के बाद में, यानी कि पुराने से जो नया नव्य न्याय, ये उसके रचनाकार हैं। अब बात करते हैं वैशेषिक दर्शन की। तो ये क्या है भाई? अब ये दूसरा दर्शन है। न्याय दर्शन के बाद में दूसरा, अगर मैं आपको मोटे मोटे स्तर पर बताना चाहूं तो मैं ये बात आपको बता सकता हूं कि गुप्त काल में न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा या उत्तरी मीमांसा का साहित्य के अंतर्गत विकास हुआ, या ये पुस्तकें या ग्रंथ बने थे इस तरीके से। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, एग्जामिनर इनके साथ साथ उनके अंतर्गत, उनके अंदर कौन कौन से ऐसे वाक्य घटित हुए हैं, या ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें हैं जो कि पेपरों में पूछी जा सकती हैं, तो हमें वो भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं उनकी जानकारी भी दूंगा। तो ये वैशेषिक न्याय का जो मतलब क्या है कि न्याय दर्शन का पूरक है। ये न्याय दर्शन का तो पूरक है और सबसे पुराना है। इसकी विशेषता है ये बना किसके आधार पर है? तो ये बना है परमाणु दर्शन पर। परमाणु दर्शन का क्या है? भौतिक विकास से संबंधित, जो हमारे प्रकृति में, जो हमारे संसार में ये चीज हैं जिनको हम आंखों से देख पाते हैं, भौतिक चीजें हैं, उनके विकास से ये संबंधित है। इसी से भारत में देखो भाई, इसी के आधार पर भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभ होता है। ये इस ग्रंथ की या इसकी विशेषता है कि भौतिक शास्त्र का आरंभ होता है। यह 7 पदार्थों से मिलकर बना है। इसकी मुख्य विशेषता 7 पदार्थों, यानी 7 पदार्थों से मिलकर बना है। और विशेष नामक पदार्थ की व्याख्या, ये भाई विशेष नामक पदार्थ है, इसमें विशेष नामक पदार्थ, ठीक है, उसकी इसमें व्याख्या है। इसके जो रचनाकार हैं, जो प्रणेता, वो कौन है? उलुक या कर्णाद। उलुक कर्णाद जिनको बोलते हैं, उसके प्रेता हैं। इसका जो मूल आधार है, जो मैंने आपको बताया भाई, किस आधार पे बना है? ये किसी भी चीज की जो नींव रखी जाती है वो किस आधार पे? तो वैशेषिक पर। इसका एक भाग याद रखो, इसका भी एक भाग है वैशेषिक दर्शन का, जिसको क्या कहते हैं? पदार्थ धर्म संग्रह। इसका एक भाग और इसकी रचना हुई इसी के आधार पर, यानी एक तरीके से इसकी शाखा मान लीजिए। उसकी शाखा में क्या है? वैशेषिक की जो एक शाखा है पदार्थ धर्म संग्रह, उसका नाम है। उसके जो रचयिता है वो प्रशस्तपाद है। क्या है उसके? इसके पदार्थ धर्म संग्रह के रचनाकार, रचयिता प्रशस्तपाद हैं। ये इनके रचनाकार हैं। तो मैंने इनके पदार्थ और उनके रचनाकारों के बारे में आपको जानकारी दी। इसके बाद में जो गुप्त काल से संबंधित है सांख्य दर्शन, जो कि साहित्य से ही आता है। इसमें क्या है? 6 दर्शनों के अंतर्गत इसमें क्या है?
प्राचीनतम भारतीय दर्शन है ये भाई, इसे हम बोल सकते हैं भारतीय दर्शन। इसमें भारतीय दर्शन यानी कि पूरे भारत की जो एक तरीके से जो हमारे हर तरीके से जो विचार हैं, विमर्श हैं, जो दिनचर्या है, वो इसके सांख्यिकी के अंतर्गत भारतीय दर्शन है। इसमें तत्वों की संख्या देखो, इसमें तत्वों की संख्या, कार्य और कारण, विकासवाद, भाई तत्वों की संख्या कितनी है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, किस प्रकार से उन्हें करना चाहिए, उसका कारण, किस प्रकार से वो विकास हुआ उनका, है ना, विकासवाद। और पुरुष प्रकृति यानी कि मानव, इंसान और प्राकृतिक सिद्धांत का विश्लेषण है। यानी पूरे संसार की अगर प्राकृतिक बात करें, भौतिकवाद करें, या फिर पूरे संसार भाई किस प्रकार संसार की रचना हुई, किस प्रकार से मानव और प्रकृति हुए, किस प्रकार से कार्य उन्होंने करना सीखा, किस प्रकार से उनका विकास हुआ, ये सारी चीजें हमें सांख्य दर्शन के अंतर्गत मिलते हैं। इसके जो प्रणेता हैं, एक तरीके से जो इनके करने वाले हैं रचनाकार, वो क्या है, कपिल मुनि। जो प्रणेता है वो कपिल मुनि है, जिसका हमें इसका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। इसका सांख्य दर्शन का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके जो प्रेता रचनाकार हैं सांख्य दर्शन के, वो कपिल मुनि माने जाते हैं। और इसके ऊपर क्या है, एक शाखा और अलग होती है, इसके ऊपर एक टीकाकार है, एक जो भाष्यकार है ईश्वर कृष्ण द्वारा। देखो ईश्वर कृष्ण जी हैं एक, उन्होंने क्या करा है, इस सांख्य दर्शन पर, सांख्य दर्शन पर उन्होंने अपना एक सांख्य रीता नामक ग्रंथ की रचना करी है, जो कि किससे निकलती है, सांख्य दर्शन का ही एक भाग मान लीजिए इसे, जिसके रचनाकार कौन है, ईश्वर कृष्ण द्वारा। ठीक है, इनका मूल आधार क्या है, मत। ये सांख्य रीता के मत को इसका मूल आधार मानते हैं। मूल आधार, ठीक है ना, जगत की उत्पत्ति। ये क्या करते हैं, इसमें बोलते हैं जगत की उत्पत्ति। भाई इनका भी एक मत है, जो मैंने अभी बताया, सांख्य रीता का जो मत का मूल आधार है वो क्या है, इसका मूल आधार है जगत की जो उत्पत्ति, मैंने आपको बताया ईश्वर से नहीं। ये क्या कहते हैं भाई, ये कहते हैं कि भारतीय दर्शन है, किस प्रकार से जगत में इंसान विचरण करता है, किस प्रकार ये संसार चलता है, इस सांख्य दर्शन के अंतर्गत हम जान सकते हैं। लेकिन इनके जो टीकाकार हैं दूसरे, जिसका नाम सांख्य रीता है, इसके हैं ईश्वर कृष्ण जी। ये क्या कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं, पुरुष और प्रकृति के सहयोग से हुई है, पुरुष और प्रकृति के सहयोग से हुई है। इसी विकास क्रम में सांख्य दर्शन ने, इसी विकास क्रम में, अब भैया इसका और विस्तार हुआ, विकास हुआ, तो इसी में ये बोलते हैं कि इसी विकास क्रम में, भाई देखो इन्होंने क्या कहा, ईश्वर की उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं, पुरुष और प्रकृति के सहयोग से हुई है। ठीक है, इसी विकास क्रम में आगे चलेंगे तो सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को मान्यता दी है, 25 तत्वों को इन्होंने मान्यता दी है। और व्याख्या क्रम में करें कि उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, कुछ उनके बारे में जाने, तो इसमें जो बल दिया गया है भाई, 25 तत्वों को मान्यता तो दी गई है, किस प्रकार दी गई है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसमें क्या कहे, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण पर बल दिया गया है। इसमें किस किस पे व्याख्या क्रम में, जैसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण पर बल दिया गया है। योग दर्शन, योग दर्शन ये गुप्त काल से ही संबंधित, इसका विकास गुप्त काल के ही समय में होता है। तो इसमें क्या चीज है, ये शारीरिक विज्ञान है। योग दर्शन क्या है, शारीरिक यानी शरीर से संबंधित विज्ञान। इसके जो रचनाकार थे कौन है, वो पतंजलि हैं। योग दर्शन पतंजलि जी से संबंधित है, पेपरों में मिलाल के लिए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पेपरों में क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं, वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, तो इसका मूल आधार क्या है, योग सूत्र। इसका मूल आधार योग सूत्र। इसमें क्या है, संशोधन परिमार्जन द्वारा, संशोधन परिमार्जन द्वारा द्वैतवादी सांख्य तत्व शास्त्र को मानता है। ये क्या है भाई, पतंजलि द्वारा ये है, लेकिन इसका मूल आधार योग सूत्र है, मूल आधार योग सूत्र। और इसमें संशोधन परिमार्जन द्वारा क्या करते हैं,
द्वैतवादी संख्या तत्व शास्त्र को मान्यता देते हैं और मानते हैं। ठीक है, पूर्वी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा ये क्या करती है? वेदों को प्रतिष्ठित का कार्य, वेदों को प्रतिष्ठित का कार्य करते हैं। और ये क्या है? वेदों पर आधारित है, वेदों पर आधारित है। इसमें क्या चीजें हैं? इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि भाई वेदों को कर्मकांड है ना, वेदों के इसमें कर्मकांड और अनुष्ठानीय, यानी किस प्रकार के कर्मकांड वेदों में होते थे और अनुष्ठान किस प्रकार के होते थे, उसकी पक्ष की पुष्टि। भाई उस पक्ष की ये पुष्टि किसमें होती है? पूर्व मीमांसा। ठीक है, इसी कारण इसे पूर्वी मीमांसा कहते हैं। पूर्वी मीमांसा इसलिए कहते हैं, यहां पर समय है गुप्त काल, समझने की कोशिश करो, यहां पर समय है गुप्त काल, लेकिन वेदों का समय कब था? गुप्त काल से 1000 साल पहले। भाई जो वेद थे कुछ तो उत्तर वैदिक काल भी देखो 6ठी शताब्दी से पहले थे, ठीक है ना, 1000 से 6ठी शताब्दी। लेकिन अगर वैदिक काल की बात करें ऋग्वेद से संबंधित तो वो 1400-1500 ईसा पूर्व। ठीक है, इसलिए इसे पूर्वी मीमांसा कहते हैं। इसके विपरीत देखो, यहां समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन कहां पर ज्यादा फंस सकते हैं। इसके विपरीत वेदांत को, भाई ये तो है कर्मकांड पक्ष और अनुष्ठान पक्ष की पुष्टि करते हैं, इसलिए पूर्वी मीमांसा कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो वेदांत है, वेदांत को क्या? ज्ञात मीमांसा, वेदांत को ज्ञात मीमांसा कहते हैं। यहां याद करना, ठीक है, ये वेदांत को ज्ञात मीमांसा कहते हैं, यानी ज्ञान की मीमांसा कहते हैं। इसके रचनाकार कौन थे? रचयिता जैमिनी। और इनका मीमांसा सूत्र सबसे प्राचीन ग्रंथ, याद रखना, सबसे प्राचीन ग्रंथ जैमिनी जी का कौन सा? ज्ञात मीमांसा का मीमांसा सूत्र सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और जो इसके आचार्य हैं वो कौन है? आचार्य। भाई ये तो हो गए रचयिता, आचार्य होते हैं अध्यापक जो व्याख्यान करते हैं, वो कौन थे? सबर स्वामी इस शाखा के प्रमुख, और इस शाखा से और भी संबंधित हैं कुछ प्रमुख प्रणेता, इस शाखा के और भी रचनाकार हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रभाकर मित्र और कुमारिल भट्ट है। इसमें क्या करा गया है? इसमें मंत्रों के महत्व को स्पष्ट किया गया है। तो मेरे प्यारे साथी देखो, पूर्वी मीमांसा वेदों पर आधारित, ठीक है, और इसके बाद में क्या? वेदांत। इसके कौन थे? ज्ञात मीमांसा रचनाकार जैमिनी। ठीक है, ये भाई पूछे जाते हैं। अगर रचयिता जैमिनी और आचार्य सबर स्वामी, और इस शाखा के प्रमुख प्रणेता, यानी इससे संबंधित और भी हैं, कौन कौन से? प्रभाकर मित्र और कुमारिल भट्ट। भाई कुमारिल भट्ट और जैमिनी से संबंधित पेपरों में और बद्रनाथ में बताऊंगा आपको, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, वाकई में आते हैं, चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूं। ठीक है, इनने मंत्रों के महत्व को स्पष्ट किया। ठीक है, अब देखो उत्तरी मीमांसा क्या है? वेदांत के सन के प्रारंभ में, वेदांत के सन के प्रारंभ में, जब से वेदांत शुरू हुआ, इसकी तिथि प्रमाणित होती है, इसके प्रारंभ में इसका जो प्रतिपादन करते हैं बद्रायण। ठीक है, ये देखो पूर्वी और उत्तरी मीमांसा पेपरों में पूछी जाती है भाई साहब, इसलिए इस पर थोड़ा गौर करना। और जैमिनी के साथ साथ कुमारिल भट्ट, क्योंकि इसी शाखा से संबंधित है ना, तो भाई ये पेपरों में रखे जाते हैं और बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसका प्रतिपादन बद्रायण जी ने करा था, और इसके व्याख्या क्या थे? गौडपाद है, इसके व्याख्याता जो है, व्याख्याता गौडपाद। ठीक है, और बद्रायण का क्या है? ब्रह्मसूत्र। बद्रायण का है ये ब्रह्मसूत्र इसका मूल ग्रंथ। भैया ब्रह्मसूत्र इसका मूल ग्रंथ है, किसका? उत्तरी मीमांसा का बोल सकते हैं। बद्रायण जी के द्वारा क्या हो गया? ब्रह्मसूत्र इसका मूल ग्रंथ। ठीक है, और प्रतिपादन करने वाले
वेदांत का, यानी उत्तरी मीमांसा में वेदांत का प्रतिपादन बद्रायण जी ने द्वारा, और एक व्याख्याता कौन थे? गौड़पाद जी। ठीक है, बाद में, इनके बाद में भैया देखो यहां समझो कि मूल ग्रंथ होने के बाद में इनके जो आचार्य बने बाद में यानी कि इनके बाद जो आचार्य बने वो शंकर और रामानुज जी बने। इनके बाद में इनके आचार्य शंकर, यानी कि उत्तरी मीमांसा बोल सकते हैं आप इसे, शंकर और रामानुजन ने इस पर भाष्य लिखे। बाद में आचार्य शंकर और रामानुजन ने भाष्य लिखे, और शंकर जी का मत क्या था? जो इन्होंने भाष्य लिखे उनका मत क्या था? उनका मत था अद्वैत वेदांत। शंकर जी का मत अद्वैत वेदांत, और रामानुज जी का मत क्या था? विशिष्ट द्वैत। शंकर जी क्या करते हैं? शंकर जी ज्ञान को मोक्ष मानते हैं। शंकर जी ज्ञान को मानते हैं, लेकिन रामानुज जी क्या करते हैं? भक्ति को मानते हैं, भक्ति को मोक्ष मानते हैं। तो ये उत्तरी मीमांसा से संबंधित महत्वपूर्ण वाक्य थे जिनके बारे में हमने जान लिया। अब गुप्त काल में क्या है भाई? विज्ञान की भी बहुत ज्यादा विकास हुआ था, प्रौद्योगिकी हुई थी विज्ञान की, क्योंकि गुप्त काल से हमें बहुत अच्छे वैज्ञानिक मिले थे जिनका नाम पूरे विश्व में मशहूर है। उनके बारे में जान लेते हैं कि उनसे संबंधित कौन कौन से वाक्य बहुत ज्यादा प्रमुख हैं। तो इसमें क्या है? गुप्त काल में हमें जो मशहूर वैज्ञानिक जो मिले, जिन्होंने बहुत अच्छा आविष्कार करे, जिन्होंने हमारे इतिहास को विश्व के सामने बहुत अच्छे प्रमाण दिए, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले थे आर्यभट्ट, जो गुप्त काल जी थे। ब्रह्ममिहिर और ब्रह्मगुप्त, ये प्रमुख वैज्ञानिक थे गुप्त काल से संबंधित। नंबर एक बात हमें यहां से। अब देखो आर्यभट्ट जी ने क्या लिखा था? आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट जी ने की थी, और इस ग्रंथ के अंतर्गत आर्यभट्ट जी ने क्या क्या चीजें बताई थी? वो बताई थी कि भाई पृथ्वी गोल है। सबसे पहला प्रमाण करने वाले कि पृथ्वी गोल है आर्यभट्ट जी थे। दूसरा, इन्होंने ही बताई कि ग्रहण लगते हैं। भैया ग्रहण लगते हैं, क्यों लगते हैं? इन्होंने ये चीज भी बताई कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से, उसकी परछाई पड़ने से ग्रहण लगते हैं, और पृथ्वी अपने घूमती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दशमलव की खोज करने वाले, विश्व को दशमलव की देन देने वाले आर्यभट्ट जी है। ये आर्यभट्ट जी से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि पेपरों में पूछी जाती हैं और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ब्रह्ममिहिर भी गुप्त काल से संबंधित है। इन्होंने क्या करा था? रोमन और पॉलिस के सिद्धांतों का प्रतिपादन। इन्होंने क्या था? ये भी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे। इन्होंने रोमन और पॉलिस के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, और इनके 6 ग्रंथ हैं। इन्होंने 6 ग्रंथ हैं। इन्होंने 6 ग्रंथों की रचना की थी। कौन कौन से ग्रंथ हैं जो कि महत्वपूर्ण है? पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया, ठीक है, योग माया, और बृहत संहिता, और बृहद जातक, और बृहद संहिता, और लघु जातक। ये क्या है? बहिर्मिहि जी के द्वारा 6 ग्रंथ हैं। ठीक है, ये 6 ग्रंथ हैं बहिर्मिहि जी के। और पंच सिद्धांतिका में इन्होंने क्या चीज दी है? इनकी देखो सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख है पंच सिद्धांतिका में इन्होंने क्या कहा कि 5 प्राचीन सिद्धांत दिए हैं। 5 प्राचीन सिद्धांत दिए हैं। भैया इनके यहां से क्वेश्चन पेपरों में वाकई में पूछे जाते हैं। बहिर्मिहि जी के द्वारा देखो इन्होंने एक तो रोमन और पॉलिस सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले, नंबर 1 महत्वपूर्ण वाक्य है। नंबर 2 इनके 6 ग्रंथ, 6 के 6 ग्रंथों की जानकारी हमने आपको दे दी। अब उनमें भी सबसे प्रमुख था पंच सिद्धांतिका। इसमें इन्होंने क्या कहा कि 5 प्राचीन सिद्धांतों के नाम बताए हैं। 5 प्राचीन सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो देखो पेताभट्ट सिद्धांत और
विशिष्ट सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत, ठीक है, सूर्य सिद्धांत, पोलिश सिद्धांत, रोमन सिद्धांत, ठीक है, इन्होंने ये 5 सिद्धांत हमें इतिहास में दिए हैं। इन्होंने ज्योतिष शास्त्र यानी कि ये जो ब्रह्ममिहिर जी हैं, ब्रह्ममिहिर जी, इन्होंने ज्योतिष शास्त्र को भी 3 भागों में बांटा। ये गणितज्ञ के साथ साथ ज्योतिष शास्त्री भी थे, ठीक है। इन्होंने 3 भागों में बांटा। अब वो 3 भाग कौन कौन से थे ज्योतिष शास्त्र के? ज्योतिष शास्त्र को किसमें? तंत्र, होरा और संहिता, ये 3 वाक्य हैं, 3 हैं ज्योतिष शास्त्र को, जिन्होंने इन्होंने 3 भागों में बांटा। अब तंत्र जो किससे बना हुआ है? गणित और ज्योतिषी थे, क्योंकि ये गणित दोनों ही गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट, ब्रह्ममिहिर, ठीक है, और ज्योतिष शास्त्री भी। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे और जो ब्रह्ममिहिर जी हैं वो गणितज्ञ और ज्योतिषी दोनों थे, ठीक है, अच्छे ज्ञाता थे। तो इन्होंने तंत्र में क्या चीज दी है? गणित और ज्योतिषी से मिलकर बनाया है। और होरा में ये क्या करते हैं? जन्म पत्र के बारे में जानकारी देते हैं। तीसरा, संहिता में क्या है? फलित ज्योतिषी के बारे में जानकारी देते हैं। और वृहत जातक को ये क्या कहते हैं? वृहत जातक के जो अंतर्गत इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी वो दी है वो ये है कि यह कला विज्ञान का विश्वकोश वृहत जातक को माना जाता है। ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको साहित्य से और गुप्त काल से संबंधित विद्वानों से और उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों से महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप अगर मेरी पुरानी वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है आप उस पर जाकर मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।